हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, in this video I'm going to discuss important RTC question from MEG 14 which is contemporary Indian literature in English translation। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ यही RTC आप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही आने वाला है, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन इसे इग्नोर मत करना। यहाँ पे मैं 10 RTC को डिस्कस करूँगी, ये 10 के 10 आपको करना ही है। इसके बाद आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप एडिशनल कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द डार्क ऑफ द वेल लॉन्ग्स फॉर द मोमेंट ऑफ करेज व्हेन इन फुल साइट ऑफ ऑल माई हैंड्स विल स्ट्रेच आउट फॉर अ ड्रिंक। तो अगर आपने पोम अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही सिंपल है इसको रिकग्नाइज करना। मोमेंट ऑफ करेज से लिया गया है ये लाइन्स। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोम द मोमेंट ऑफ करेज बाय पद्मा सचदेव। दिस पोम इज अ symbolic and emotional poem that explores themes of forbidden desires, inner strength and societal judgment and longing. So these lines appears in the end of the poem. It captures the emotional climax of the poem. तो ये जो डार्क वेल है, डार्क ऑफ द वेल, ये क्या सिंबलाइज करता है? हिडन डिजायर्स को, मेमोरीज को, सोसाइटल टैबूज को। यहाँ पे पोएट एक्चुअली में हिडन डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही है कि वो भी चाहती है कि वो किसी से बिना डरे, बिना किसी शर्म के अपने जो डिज़ायर्स हैं उसको पूरा करे, अपनी चाहत को पूरा करे। द मोमेंट ऑफ करेज रिप्रेजेंट्स अ टाइम व्हेन स्पीकर विल नो लॉन्गर हाइड इन सीक्रेसी बट लीव ब्रेवली। तो उस करेजियस मूवमेंट का वो वेट कर रही है कि जिस दिन वो एकदम खुल के जिएगी, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के। शी वॉन्ट टू एक्ट ब्रेवली इन फुल साइट ऑफ ऑल, डिफाइंग सोसाइटल नॉर्म्स, स्ट्रेचिंग आउट हर हैंड्स फॉर अ ड्रिंक। ये क्या है? एक मेटाफर है फॉर क्लेमिंग लव, फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट। तो ये जो लाइन है स्पीकर के इनर स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रगल बिटवीन फियर एंड बोल्डनेस, प्राइवेसी एंड पब्लिक एक्शन, लॉन्गिंग एंड courage. The next is no, I would continue to stare at the 100 bald pates in silence, the fixed stare of my dead machine gun. So pates means टॉप ऑफ पर्सनस हेड, जो सर के ऊपर जो एरिया दिखता है उसको बोलते हैं पैटे। तो जिसने भी पोम पढ़ा है उसे तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है वो रघुवीर साहब का पोम स्टेयर से लिया गया है। सो व्हाट दिस पोम इज अबाउट? दिस पोम इज अबाउट अ डेड पर्सन who sees the truth more clearly than the living people। तो ये पोम एक डेड पर्सन के बारे में है जिसका पर्सपेक्टिव जो है वो जिंदा लोगों से ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली इस पोम के थ्रू पोएट जो है वो उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है जो पावर में है, जो लेज़ी हैं, लेज़ी थिंकर्स, और सोसाइटी जो दूसरे का पेन नहीं समझ पाती, ये उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो जो डेड पर्सन है वो सभी लोग को देख रहा है, जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत ज़्यादा सोचता है, उन सब के बारे में सोच के वो उनको देखकर वो हंस रहा है कि इनको नहीं पता कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, कि ये सब जो भी ये लोग कर रहे हैं वो सब कुछ मीनिंगलेस है। एट द एंड उसको यहीं पर आना है। सो दीज लाइन्स टॉक्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ ओल्ड पावरफुल मैन, मे बी लीडर्स और थिंकर, हु प्रिटेंड टू बी वाइज, जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत वाइज है, but the dead speaker does not talk to them. He just stares at them without fear or feeling. And this stare means ये जो घूरना है वो बहुत ही ज़्यादा strong है. It is like a machine gun. It shows anger, it shows truth and protest without using any words. So poet uses this to show that those in power are not doing anything helpful. And speaker's silent look is a way to fight back. It shows anger, sadness and truth about a broken system. Then next is you do not open the door. Though I have arrived at the destination, how can I write the alphabets of constellations on the old paper? तो ये lines a notebook of poem से लिया गया है। एकदम छोटा सा poem है, आप चाहे तो पूरा उसे line to line read कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। So these lines are taken from the poem A Notebook of Poem written by नामदेव देसल। तो ये पोम जो है मार्जिनलाइज लोगों के बारे में है कि मतलब दलित लोग या फिर जो भी मार्जिनलाइज लोग हैं वो चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितने भी अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाए, उनको वो चीज़ नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं। सो द फर्स्ट लाइन, यू डू नॉट ओपन द डोर, हियर पोएट एड्रेसेस समवन who refuses to open the door. So this actually symbolizes rejection. Even after journeying so far, the poet is denied entry. Though I have arrived at the destination. मतलब कि वो अपने destination पे पहुंच गया. Poet has completed his journey. So actually
he has worked hard, struggled and reached a significant point in life or art. Okay, yet he faces denial and exclusion. वो बहुत मेहनत करके किसी जगह पर पहुंचा है, उसके बाद भी उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. हाउ कैन आई राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस ऑन द ओल्ड पेपर. इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो है हमारे पास नई सोच है, नया आइडिया है. सो दिस इज अ मेटाफॉर फॉर पोएटिक क्रिएशन और विजनरी इमेजिनेशन. द अल्फ़ाबेट्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस सिग्निफाई कॉस्मिक ट्रूथ और मे बी ग्रैंड पोएटिक आइडियाज. सो एक्चुअली द पेपर इज ओल्ड. ओल्ड मीन्स ओल्ड ट्रेडिशन. तो अगर चीज़ें अभी भी पुराने तरीके से चला आ रहा है, लोग पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, तो लोग नए आइडिया को कहाँ लिखेंगे, अपनी नई सोच को कहाँ बताएंगे. आवर चिल्ड्रन आर अबाउट टू एंटर दीज लोनली किचन्स, कम फॉर देयर सेक, लेट्स डिमोलिश दीज किचन्स नाउ. तो बहुत ही ऑब्वियस लाइन है, क्लियरली पता चल रहा है ये लाइन किचन से लिया गया है, मतलब किचन पोम से लिया गया है. तो ये पोम क्या है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट ऑफ वेमेन, स्पेशली दलित वेमेन. डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट मतलब कि जो औरतें घर के ही कामों में बंधी रह जाती हैं, उसके बारे में है. एंड ऑल्सो दिस पोम इज अबाउट जेंडर्ड स्पेसेस दैट रेस्ट्रिक्ट freedom and self-expression. So the first line, our children are about to enter these lonely kitchen. So here poet warns that the next generation, especially girls, are about to be trapped in the same domestic isolating roles as their mothers. So the kitchen is not just a physical space but a symbol of loneliness, gendered labor and restriction. Come for the sake, let's demolish these kitchens now. So this is a revolutionary appeal. Poet is not asking for reform. Okay, so poet is not asking for any change but destruction of this symbolic presence. सीधे इसको खत्म ही कर दो. It's a feminist call to action. Break the chains of domestic confinement before it is too late. So Vimla's lines, means poet's lines, reflect a deep awareness of generational oppression. Okay, then next is fifth one. It's good to have some stones in your heart. The cry is then echoed back. So these lines are taken from the poem Just Once Try, written by Shakti Chattopadhyay. In this poem, poet has blended emotional intensity with philosophical insight. So through this poem, poet is suggesting to the readers that just once try to love. Poem is suggesting that love has a power to transform. ठीक है, प्यार में इतना पावर रहता है कि किसी भी चीज को वो बदल दे, इवन द हार्डेस्ट एंड अनफीलिंग पार्ट्स ऑफ अस. सो द लाइन, इट्स गुड टू हैव सम स्टोन्स इन योर हार्ट. So the stones in your heart symbolize emotional hardness, scars or resilience. The poet is suggesting that a little hardness in the heart is not bad. It builds character. ठीक है, अगर आप थोड़े से रूड हो, थोड़े से टफ हो, तो वो एक्चुअली में हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है. The cry is then echoed back. Means this is a very powerful line, suggests that even we cry out in pain or longing, the stones in our heart reflect that cry like an echo. Okay, this echo stands for self-awareness, inner reflection or the need to be heard. Such a young girl, such a sweet girl, such promise. So this line is taken from the poem Requiem by Kinfan Singh. This poem is written on the death of a young girl, Mary. The poem mourns the horrific and untimely death of Mary. So the line such a young girl, such a sweet girl, such promise. This line is a mourning refrain, almost like the poet is whispering to himself in disbelief. It actually highlights Mary's youth, innocence and untapped potential. Means things that make her death even more tragic. Then next, the moon looked like a pancake and the hills looked hungry. Now this poem is very easy to recognize. It is The Moon by Dinanath Nadeem. Through this poem, Nadeem expresses political resistance, social suffering and everyday life of ordinary people. ठीक है, तो इस पोम के थ्रू दीनानाथ नदीम ने हमें क्या बताया कि जो मून है, जो जनरली लोग इसको सिंबल ऑफ लव मानते हैं, रोमांस मानते हैं, पीस मानते हैं, तो वो सभी के लिए वैसा नहीं है. किसी गरीब को, किसी भूखे को वो मून रोटी की तरह भी दिख सकता है. वेरी फर्स्ट लाइन, द मून लुक्ड लाइक अ पैनकेक. So here the poet compares the moon not to something divine or romantic but to a pancake, something ordinary and edible. What this actually shows that food dominates poet's mind, reflecting hunger or scarcity. The next line, and the hills looked hungry. So even the hills, which are usually majestic or calm in poetry, appear hungry in this image. तो hills जो है वो क्या represent कर रहा है यहाँ पर?
पावरफुल लोग, जो बहुत जिसके पास पैसा है, अमीर लोग हैं, सो दे हैव एवरीथिंग बट स्टिल दे आर हंग्री. I have handed over my notebook of poems long back to Kabir. There is no Kabir in this market, only I stand here. तो फिर से ये जो लाइन है वो A Notebook of Poems से आया है. So what is given here? I have handed over my notebook of poems long back to Kabir. So here poet has already surrendered his pen, truth, poetry or any ideas or thought to the legacy of Kabir. Means a symbol of truth, spirituality and rebellion. Then next line is there is no Kabir in this market. So what does it mean? In the modern society, in corrupt, commercial and caste-ridden society, there is no Kabir, meaning no space for truth, poetry or spirituality. There is no space for truth. There is no space for poetry or spirituality. Only I stand here means poet feels isolated, abandoned or maybe misunderstood. So he has spoken his truth, but there is no one to receive it. Now let's see the next. Death does not come to all of us in the same manner, nor do the dead become equal in death, for they were not so before. So these lines are taken from the poem The Stair by Raghuveer Sahai. So this poem is satirical critique of society's hypocrisy and inequality. तो poem क्या बता रहा है कि मरने के बाद भी ये जो inequality है वो खत्म नहीं होती है, इनफैक्ट और खराब हो जाती है. So poet says that even death is unequal. The rich and poor dies differently and are remembered differently. तो ये तो सही है, सच है. Voices are stolen. Society is fake. So all these things are discussed in this poem. The poet says that death does not come to all of us in the same manner. It means death is not equal for everyone. Rich person may die in the comfortable hospital bed while a poor person may die starving on the street. Some may die peacefully, other in pain, war or oppression. Nor do the dead become equal in death. Okay, even after death people are treated differently. Maybe any famous leaders or celebrity get a grand funeral while other like poor laborer may be buried without recognition, for they were not so before. This inequality in death exists because it existed in life. The world treats people unequally when they are alive, and this continues even after death. So friends, through these lines, poet criticizes society's hypocrisy. We pretend death is great equalizer, but it is not. Now this is the last one. The blind eagles, quite incapable of looking behind, grieving eagles who never ever had any loved one. So these lines are taken from the poem Orpheus, written by Sitanshu Yash Chandra. So friends, this poem actually reimagines the Greek myth of Orpheus. He was a very renowned musician who used the power of music to try to bring back his beloved Eurydice from the land of the dead. तो यूरिडिसी इस म्यूजिशियन की वाइफ थी, ऑफियस की वाइफ थी. तो उसके मरने के बाद इसने अपने म्यूज़िक के पावर को यूज़ किया ताकि जहाँ पर वो उसकी वाइफ गई है मरने के बाद वहाँ से वो उसे वो वापस ला सके. सो द पोम रिटन बाय सितांशु ऑफियस इज इंस्पायर्ड बाय दिस मिथोलॉजी. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न रिटेलिंग है ऑफियस का. दिस पोम एक्चुअली शोज दैट हाउ इन टूडेज chaotic वर्ल्ड इवन लव, म्यूजिक एंड मिथ कैन फेल टू ब्रिंग बैक व्हाट वी हैव लॉस्ट. तो यहाँ पर ईगल को ब्लाइंड कहा गया है, ठीक है, जबकि ईगल जो है अपने शार्प विजन के लिए जाना जाता है. तो ये एक्चुअली में पोएट का इंटेंशनल पैराडॉक्स है. यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस की बात की गई है तो वो फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं कि क्या होता है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी हम सच्चाई से भागते हैं. सो हियर ईगल रिप्रेजेंट्स powerful people, or you can say the people who are very strong, but still they are blind. They can't see the truth, they can't see the reality. So the line, the blind eagles quite incapable of looking behind. So these eagle represents artists, lovers, revolutionaries or any powerful people who are blind not just physically but spiritually or emotionally. So this phrase is actually paradox. They cannot disobey the divine condition, yet this incapability itself becomes a symbol of inner loss or emptiness. तो यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है या फिर प्रैक्टिकल समझ लो, बहुत प्रैक्टिकल है, जो पीछे नहीं देखते, ना पीछे यादों को देखते हैं ना पीछे प्यार को देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्लाइंडनेस के वजह से इनके अंदर एक इनर लॉस है. ग्रीविंग ईगल्स हु नेवर एवर हैड एनी लव्ड वन. सो दीज ईगल्स आर मॉर्निंग
बट फॉर समथिंग दे नेवर पॉजेस्ड, दे नेवर एक्सपीरियंस्ड। ये थोड़ा फिलोसफिकल पोम है। ये एक्चुअली क्या हाईलाइट कर रहा है, एक डीप एग्जिस्टेंशियल सॉरो को। मतलब एक तरीके का जो सैडनेस है, एक तरीके का जो उदासी है, इसलिए नहीं आया है कि वो किसी को खो दिया है, अपने प्यार को खो दिया है, बल्कि इसलिए कि उस चीज़ को उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इस वजह से उदास है। तो मे बी ये पोम उस दर्द के बारे में बात कर रहा है, उस पेन के बारे में बात हो रहा है जो किसी चीज़ को खो जाने पर नहीं होता है, बल्कि उसको ना एक्सपीरियंस करने के वजह से आ रहा है। एक खाली ज़िंदगी का दर्द। सिर्फ ये 2 लाइन समझाने में इतना टाइम लग गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल है, इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग छुपा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।